नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। दूसरे नंबर पर अनिल विज ने शपथ ग्रहण की है और पूरी तरीके से जातीय समीकरण नजर आया है कैबिनेट के स्वरूप में। इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कैबिनेट का स्वरूप है वो कैसे उस जातीय समीकरण को साधता है, इसको समझेंगे। तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पंवार रहे, उनकी तरफ से शपथ ग्रहण की गई जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। फिर चौथे नंबर पर राव नरबीर की तरफ से शपथ ली गई जो कि ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर 14 मंत्रियों की तरफ से शपथ ग्रहण की गई है। पांचवें नंबर पर महिपाल ढांडा ने शपथ ग्रहण की और महिपाल ढांडा जाट वर्ग से अहम चेहरा है, उनको आगे कैबिनेट में शामिल किया गया है। फिर विपुल गोयल की तरफ से शपथ ली गई जो कि वैश्य बिरादरी से संबंध रखते हैं। 36 बिरादरियों का जो एक साथ में आने का एक जो तस्वीर है वो इस हरियाणा कैबिनेट के स्वरूप में नजर आई है। हर किसी को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इस कैबिनेट के जरिए की गई है, जिसका स्वरूप इस वक्त सामने आया है। विपुल गोयल और उनके बाद अरविंद शर्मा ने भी शपथ ग्रहण की जो कि ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। अब फिर सिलसिलेवार तरीके से श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और फिर गौरव गौतम ने 14वें नंबर पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। आइए कैबिनेट के इसी स्वरूप को हम समझने की कोशिश करते हैं। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सर्वेश जी आपका भी। के शर्मा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार, कैबिनेट का यह स्वरूप किस तरीके से जातीय समीकरणों को साधने वाला नजर आता है? आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो इसमें आपको नजर आए हों इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेहरों के माध्यम से, मैं चाहूंगी के जी उनको सामने रखेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर साल, हर बार, हर मंत्रालय में हम कोशिश करते हैं कि सभी जातियों को खुश करना। हम हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ जाति विशेष वर्गों से किसी एक आदमी को चुनने से क्या सारी से सारे जितने भी लोग हैं क्या लाभान्वित हो रहे हैं उस समाज के लोग? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम जिस तरह का ये जाति का जो समीकरण हम 36 हर एक बिरादरी से जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसका लाभ वहां के हर जनता को मिल रहा है? क्योंकि हम चावल के जब भात पक जाती है तो हम एक दाने को चेक कर लेते हैं, उस दाने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, हम कागजों पे जो इंप्लीमेंट करते हैं, क्या वो जनता के लिए वो बेनिफिशियरी है या नहीं है, जनता उससे बेनिफिट हो रही है? ये सवाल अब उठेगा क्योंकि क्या उस समाज के लोग अभी भी उनके नेता होने के बाद, मंत्री होने के बाद भी वो पीछे रह गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल जो है जनता जानना चाहती है कि क्या 14 बिरादरी महिला, 2 महिला मंत्री होने के बावजूद भी क्या महिला का विकास होगा? क्या हरियाणा में जब महिलाओं के लिए जो सोच है क्या वो सोच बदलेगी? जिस तरह से हरियाणा में SC/ST के साथ घोड़े पे जिस तरह से वहां पे जो बदसलूकी की जाती है, दलित समाज के साथ जिस तरह उसके शादियों में यदि घोड़े पे बैठने के लिए मना किया जाता है, क्या यहाँ पे जो SC समाज के 2 मंत्री को देने से ये जो उस समाज के साथ जो दुर्व्यवहार होता है क्या वो बंद हो जाएगा? ये भी सवाल उठता है। सिर्फ हम बिरादरी के 2 अनुसूचित जाति के लोग लेकिन के शर्मा जी, जो इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस कैबिनेट के स्वरूप में, मुझे लगता है कि हर जगह होता है और खुद आपने इस बात का जिक्र किया। लेकिन जो आप आगे की बात कर रहे हैं वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का काम है। शायद यही एक वजह रही कि भाई जनता ने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार को मौका दिया है और प्रतिनिधित्व तो इसीलिए जरूरी है ना, ताकि हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने वाला कोई एक चेहरा होना चाहिए। बनस्पत इसके हम इसको ऐसे देखें कि उस बिरादरी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। सर्वेश जी, जरा आप मुझे बताइएगा, के शर्मा की तरफ से जो संशय सामने रखा गया, जी हाँ, खुश करने की कोशिश की जा रही है, बात सही है, ठीक है। आपने सही खुश करने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर एक बिरादरी ने उनको वोट दिया है तो उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा अगर कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो इसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। गलत नहीं है, लेकिन गलत यदि वो मंत्री यदि अपने समाज के लिए नहीं, यदि वो आगे बढ़ के नहीं उत्थान करते हैं, समाज का यदि जो विकास नहीं करते हैं, तो वैसे फिर समाज के वैसे लोगों को वहां से फिर रहने का
लायक नहीं है, फिर ठीक उनको है, हटाना आपको- भी न्यासी समझ- सैनी जी का फर्ज है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है और उनकी जिम्मेदारी है। शायद इसीलिए एक बम्पर जीत वहां की जनता ने बीजेपी सरकार को दी है और नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद मिला है, शायद इसी वजह से, और उनको जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, सरकार उनकी बनी है। संजय राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। किस तरीके का लगता है आपको कैबिनेट का यह स्वरूप, क्योंकि हम हरियाणा में इन 36 बिरादरियों का जिक्र करते हैं और जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रखा गया है, चाहे अनुसूचित जाति, पंजाबी समुदाय, ओबीसी वर्ग, जाट वर्ग, वैश्य बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी, राजपूत समुदाय, गंगवा ओबीसी समुदाय, एससी समुदाय, ये तमाम चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। मुझे लगता है एक अच्छा मिश्रण है रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, जो जनता के लिए रखा गया कि भाई वो उनके उनके हितों की बात करें और उनसे जुड़े हुए कार्यों को भी पूरा करें। संजय राणा जी। पूर्णिमा जी, गुड आफ्टरनून फैलो फ्रेंड। देखिए, एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सरकार जो तीसरी बार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार की जो विजयश्री हुई है, जो पार्टी की विजयश्री हुई है, उसके पीछे कारण ये था, उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने काम किया था और सबको साथ लेके चले थे। वो किसी एक बिरादरी की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। उनका एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत काम करते चले आ रहे हैं और जिसके तहत वो पिछले 10 साल से राज भी कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास। और जिस तरह से जो इस तरह अभी जो शपथ ग्रहण हुआ है, जिस तरह से मंत्रालय का वितरण हुआ है, सारे समाजों का ख्याल रखा गया। देखिए, लोग कहने के लिए, सरकार जो होती किसी एक समाज की नहीं होती, किसी एक वर्ग की नहीं होती, फिर भी कहीं ना कहीं कहने के लिए हो जाता है कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो उसका पूर्णतया से ख्याल रखा गया, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ये खूबसूरती चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों में दिखती है। और इनका बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल एक बेस लाइन होता है कि हर वर्ग का जो एक रिप्रेजेंटेशन हो, हर वर्ग का विकास हो, जो वर्ग पीछे रह गया हो उसको किस तरह से आगे लाया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये ऑब्जेक्टिव लेके गवर्नमेंट काम कर रही है और पार्टी का भी यही उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य या जो भी उनका मोटो है, वो कहीं ना कहीं गोल है, वो कहीं ना कहीं हर समय, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे किसी भी तरह की संगठन का गठन हो, उसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक मिलती है। जिस तरह से कांग्रेस ने, देखिए जो इलेक्शन हो रहा था, लोगों ने जाट नाराज है, जाट नाराज है, लेकिन आपने देखा जाटों ने बहुत अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन देखिए, 2 मंत्री, महत्वपूर्ण पद और 2 मंत्रालय दिया गया है, जाट रिप्रेजेंटेटिव है, जाट मंत्री बने हैं, तो कहीं नहीं सराहनीय है। देखिए, हर चीज में त्रुटि निकालना हमें नहीं लगता, त्रुटि जहां पे हो वहां पे प्रश्न चिन्ह उठाएं, वहां पे रेड फ्लैग उठाएं और बोलें, लेकिन जहां पे अच्छी चीज हो उसको तारीफ भी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है हरियाणा की भाजपा सरकार ने और जाहिर है कि वहां की जनता ये उम्मीद करेगी कि ये जो गुलदस्ता है, ये अपनी खुशबू बिखेरता रहे। खाया नहीं जाता, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है के साहब कि गुलदस्ता खाया नहीं जाता, ये सब जानते हैं कि गुलदस्ता खाया नहीं जाता, लेकिन उस गुलदस्ते में कांटे चुनना अगर किसी की फितरत हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि फूल कांटे के साथ भी आते हैं और उनको हम चुनौतियां कहते हैं। सर्वेश जी, जल्दी से एक टेक आपसे लूंगी, फिर उसके बाद एक ब्रेक के लिए जाऊंगी। सर्वेश जी, सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे हरियाणा में दलितों, ओबीसी, जाट वर्ग, इन सब की बड़ी पॉलिटिक्स होती है और बहुत अच्छा किया इस पूरे कैबिनेट में कि 4 चेहरे ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दिए, 2 चेहरे दलित के हैं तो 2 ब्राह्मण के भी हैं, पंजाबी समुदाय, वैश्य समुदाय को भी इन्होंने शामिल किया। आपको कैबिनेट का यह स्वरूप किस तरीके का दिखता है, सर्वेश जी? देखिए पूर्णिमा जी, कैबिनेट का ये स्वरूप अपने आप में बहुत ही बढ़िया गुलदस्ता है। हम यहाँ पे किसी की जो आलोचना करने के बजाय अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे इसमें, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ ठीक है, जिन जिन समुदाय के नेताओं को बनाया गया है वो भविष्य में जरूर, उनको इसीलिए बनाया गया है कि वो भविष्य में अपने मिनिस्ट्री का जो भी काम होगा जो पूरे अंतःकरण से करेंगे। और इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो अगर जाट समुदाय से मिनिस्टर बन गया तो क्या जाटों, सभी जाटों का उत्थान हो जाएगा। वो एक जाट समाज का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं और ये संदेश जा रहा है कि हाँ, इस मंत्रिमंडल में जाट समाज भी है। उसी तरह 4 ओबीसी का, उसके साथ मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं और दलित चेहरा, और साथ ही देखिए ये वृद्ध भी मंत्रिमंडल में शामिल है, मिडिल एज भी है और यंग फेसेस भी हैं। जैसे बीजेपी के जो युवा एक नेता है गौतम जी, वो हो गया, फिर किरण राव की डॉटर जो हो गई आरती राव,
फिर उसके बाद एक और महिला जो शामिल हुई है। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये मिक्स मंत्रिमंडल है और सचमुच जो गुलदस्ता है बहुत ही अच्छा है। जो वृद्ध चेहरे जैसे अनिल विज जी, उनसे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, उनसे काम सीखेगा, उनके अनुभव को। दूसरी बात, जो मिडिल एज है वो भी नए युवा जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या कैबिनेट मंत्री या जो भी मंत्री मंडल में उनको पद मिलेगा, उनसे वो सहयोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें आलोचना करने की बजाय ये देखना चाहिए कि ये जो मंत्रिमंडल 14-15 लोगों का है, किस तरीके से हरियाणा की जनता जो बीजेपी को जिता के लाई है उनके वादों को निभाएगी। और पहले जो बीजेपी का ये मूल मंत्र होता है कि 100 डेज का लक्ष्य रखते हैं, तो उन 100 डेजों में जैसे कि नयाब सिंह सैनी जी ने वो जो 25,000 वैकेंसी थी, जिनकी बातें कही थी कि मैं उनको सबसे पहले वो बांटूंगा नियुक्ति पत्र, और साथ ही साथ जो उन्होंने एक नया नहीं मतलब और वैसे भी देखिए सर्वेश जी, कहा जाता है बीजेपी में डिलीवरी काउंट्स, तो जाहिर बात है कि जब इतनी बम्पर जीत मिली है तो डिलीवरी काउंट्स होना भी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन नायब के जो स्पेशल 13 है, स्पेशल 13 है, उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें 2 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। के साहब, मेरे पास समय बहुत सीमित था, पर शुक्रिया आपका शामिल रहे साहब। मेरे पास समय नहीं है के साहब, मेरे पास समय नहीं है, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। संजय राणा जी, आपका भी शुक्रिया और सर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।